एवरीवन। मैं रिसर्च पेपर के स्ट्रक्चर के बारे आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मैम हम जब रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या रहना चाहिए, और मुझे रिसर्च प्रपोजल के लिए भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। तो याद रखिए, मैं रिसर्च प्रपोजल के लिए हमेशा ये बोलती हूँ कि आप हमारी जो इंडियन रिपोजिटरी है शोध गंगा, आप शोध गंगा के जैसे गूगल पर टाइप करते हैं आपको वो वेबसाइट ओपन हो जाती है, और उसमें आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे थीसिस अपलोडेड मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के हैं तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के भी थीसिस मिलेंगे। और उसमें अगर आप जब एक्सप्लोर करते हो वेबसाइट को या किसी का थीसिस आप ओपन करते हो तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि सिनॉप्सिस है कि नहीं। उसमें आप है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी में जब हम पीएचडी करते हैं तो हम सिनॉप्सिस एंड में जो सबमिट करते हैं समरी जिसको हम बोलते हैं उसको कहते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में सिनॉप्सिस मतलब स्टार्टिंग में जो प्रपोजल भेजा जाता है। ठीक है, तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो रिसर्च प्रपोजल की बात कर रही हूँ। जब आप इंटरव्यू में जा रहे होते हैं तब आपको एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होता है। ठीक है, और वो रिसर्च प्रपोजल आपका एक इंटरव्यू लेवल पर बेसिक होता है। मतलब उस टाइम आप बहुत रॉ रह सकते हैं और हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें नहीं आएगी, बट आप कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जब मैं रिसर्च प्रपोजल बना रही हूँ फर्स्ट स्टेप, जब मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो वो रिसर्च प्रपोजल हमेशा फ्यूचर टेंस में रहता है। अब उसमें कौन सी चीजें पास्ट टेंस में होनी चाहिए, जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप थीसिस में करो या फिर आप रिसर्च पेपर में करो या फिर आप उसको सिनॉप्सिस में करो, वो हमेशा आपका पास्ट टेंस में ही आएगा। क्योंकि रिसर्च में जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है उसका मतलब यू आर रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग स्टडीज, ओके, द स्टडीज विच आर अवेलेबल, एंड फ्रॉम दो स्टडीज यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ रिसर्च गैप। ओके, व्हाट हैज नॉट बीन कवर्ड टिल डेट। तो ये पास्ट में हो चुका है, तो ये जो ऐसे कॉन्सेप्ट है जो पास्ट के हैं वो हमेशा आपको पास्ट टेंस में ही लिखने होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी हो चुकी है ऐसे समझ के आपको लिखना है, इवेंट हो चुका है, वो मैटर हो चुका है। तो कभी भी आपको फ्रेमिंग जब आप करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन से टेंस में वो लिखा जाए। ओके, तो मैं बात कर रही हूँ रिसर्च प्रपोजल की जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में इनिशियल स्टेज है आपके। तो जब आप वो लिख रहे होते हो उसमें आपको कौन सी चीजें लिखनी है, हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। उसी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप शोध गंगा वेबसाइट पर जाते हो, आपने किसी की थीसिस रिसेंटली अपलोड हुई है, ठीक है, आप वो चेक कीजिए, उसमें देखिए क्या सिनॉप्सिस एंड में है अटैच्ड। अगर आपको वो सिनॉप्सिस मिल जाता तो याद रखिए वो समरी है पूरी थीसिस की, तो वो हो चुका है। ओके, तो वो सब फाइंडिंग्स एनालिसिस सब आपको मिल चुके हैं, कंक्लूजन आपको पता है, तो वो कहानी अब फ्यूचर में नहीं आती, वो कहानी आपकी बन जाएगी पास्ट में। ओके, तो सिर्फ वही स्ट्रक्चर को आप जो सिनॉप्सिस का वही स्ट्रक्चर को लेके हम वही फॉर्मेट को यूज करके आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या डिफरेंस रहेगा, रिसर्च प्रपोजल में हमें टेंटेटिवली सब कुछ पता होगा। जैसे टाइटल तो आपने दे दिया, एब्स्ट्रैक्ट द समरी आप बनाते हो वो बहुत डिफिकल्ट होती है उसमें, तो उसमें वो नहीं रहेगी। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप सैंपल साइज, तो सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट होगा, ये जब मैं फाइनल सबमिशन करती हूँ तो वो पास्ट हो जाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस और यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कम टू दिस नंबर और वट एवर। ठीक है, तो वो हो जाता है। बट जब आप रिसर्च प्रपोजल में इनिशियल स्टेज पर आप लिखोगे दिस technique will be used or this formula will be used because that time you are just about to present your proposal and it will be a study which will be conducted in the future. ओके, तो इतना आपको डिफरेंस याद रखना है। फिर डेटा एनालिसिस, सपोज आप लिख रहे हो डेटा एनालिसिस के लिए आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करोगे, तो जब मेरी थीसिस सबमिट हो जाती है मैं लिखती हूँ डेटा वॉज कलेक्टेड, डेटा वर कलेक्टेड, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा रिसर्च प्रपोजल में, डेटा प्राइमरी डेटा विल बी कलेक्टेड, क्योंकि वो फ्यूचर है। वी मे यूज वी विल बी यूजिंग ऑनलाइन फॉर्म्स, ओके, और वी विल बी कलेक्टिंग डेटा ऑफलाइन, तो वो आपको विल में आना चाहिए। रिजल्ट्स आप वो नहीं बता सकते, टेंटेटिव आपको कंक्लूजन देना होता है कि व्हाट, क्योंकि अगर आप सब कुछ पहले ही बता रहे हो तो वो आपकी रिसर्च तो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो ये याद रखिए रिसर्च प्रपोजल हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, जो पास्ट की स्टडीज है वो हमेशा आपको किस में रहेगी, रिव्यू ऑफ
लिटरेचर में पास स्टडीज रहेगी, ठीक है। और अभी मैं तो आपको क्लियर हो गया, शोध गंगा पर आप जाके किसी की भी थीसिस, आप अपनी यूनिवर्सिटी, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप वो थीसिस प्रेफर करो, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की है तो आप वो थीसिस रेफर करो, ओके। जनरली मोर और वो सेम ही रहता है, बट डोमेन स्पेसिफिक भी रहता है, ओके। और कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस है तो वो भी स्पेसिफिक रहते हैं। तो आप रिसर्च प्रपोजल का मैंने आपको बता दिया, सिनॉप्सिस बता दिया, कहाँ से आप चेक कर सकते हो, शोधगंगा की वेबसाइट पर। और अब आप मेरे साथ रिसर्च पेपर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, बेसिकली क्या क्या रहना चाहिए। तो हर रिसर्च पेपर में सबसे पहले आपके पास एक टाइटल होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, लिमिटेशंस, फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस, इम्प्लीकेशंस और रेफरेंसेस। ठीक है, ये 12 मेन हेडिंग्स आपकी रहेगी। और याद रखिए, अगर आपको लगता है कि ये पहले आना चाहिए तो दैट्स कंप्लीटली ओके, बट व्हेन यू आर अबाउट टू स्टार्ट a research paper, just ensure that you are checking the guidelines of the journal in which you plan to publish your paper. Suppose I am targeting Scopus Index journals, then what should I do is I should refer papers which have been published इन स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स, ओके। सपोज आपकी एक जर्नल, आपको पता है कि मुझे नेचर में पब्लिश करना है या इंडियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट में, तो आप इंडियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट रिलेटेड पेपर्स मिलेंगे। तो आप उसमें जाके उन लोगों ने कैसे पेपर पब्लिश किया है या उनकी क्या गाइडलाइंस, आप वो फॉलो कीजिए, ठीक है। बट बेसिकली ये सारे जो अभी मैंने बताया आपको 12 हेडिंग्स होनी ही चाहिए। और अब इनमें टाइटल कैसे बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, ये मैं आपको कमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। स्पेसिफिकली एक एक पार्ट कवर करूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रिसर्च पेपर नहीं लिखना आता है, तो आई जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट। और अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियोस तो आप अपने फ्रेंड्स, रिसर्चर्स, टीचर्स या फिर अपने कोलीग्स के साथ या फिर स्टूडेंट्स, अब तो एमबीए में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपको जब भी आप रिसर्च पेपर लिखते हो आपको ये मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग सकती है, ठीक है। तो आप ये चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी डायरी और नोट्स बनाइए, भले आप नेट सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या आप रिसर्च पेपर के लिए या पीएचडी के लिए, तो जहां पर भी मेरी वीडियोस है, मेरी पूरी प्ले लिस्ट है, आप रिसर्च सीखो तो आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अपने पास नोट्स बना के रख सकते हैं, और या तो फिर आप मेरी वीडियोस को पॉज करके भी बार बार देख सकते हैं, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर। एंड मैं हमेशा नेट सेट कैंडिडेट्स को बोलती हूँ कि आप क्वालिफाई हो जाइए, तो आपको मैं बोल रही हूँ पीएचडी के लिए आपकी सिलेक्शन हो जाए या फिर आप कंटिन्यू अपने ही रिसर्च पेपर्स करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।